नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025। घड़ी में बज चुके हैं शाम के 8 और हम सब लोग, जिसमें कि मेरे साथ रीजनिंग के लिए आदरणीय विवेक सर मौजूद हैं, जो कि रीजनिंग को एनालाइज करेंगे, और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस के भाग को आदरणीय शिव सर जो है आपको पूरा एनालाइज करके बताएंगे कि आज तीनों शिफ्ट्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, आज क्या ट्रेंड रहा, और आज के आधार पर अगर कल के और आगे आने वाले शिफ्ट्स के एग्जाम को देखें तो पेपर किस तरीके से हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बात तीन है। पहली, एक तो हम जो आज तीनों शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए उन सब क्वेश्चंस को आपको दिखाएंगे कि ये सवाल पूछा गया। वो सारे सवाल वही हूबहू होंगे, बस उनकी शक्ल बदली हुई होगी, जो कि आज तीनों शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए। दूसरा मेन काम, हम उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए ये भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन के आधार पर इस तरीके का सवाल और भी बन सकता है। तीसरी बात, हम आपको कुछ अपनी तरफ से सराउंडिंग्स ऐसी कुछ बना करके तैयार करके देंगे जिनके आधार पर आप अपने आप और अपने स्तर की जांच को परख करके अपनी शिफ्ट में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से आज सारी चीजें रहने वाली हैं, तो गणित की मैं आपको, अगर गणित के बारे में पर्सनली बात करता हूं तो मैं आपको गणित में ये बताऊंगा किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं और क्या क्या सवाल पूछा गया है, क्या उसका बेस्ट अप्रोच और सॉल्यूशन का तरीका हो सकता है। अब रीजनिंग वाले सर क्या करेंगे, मैं माइक उन्हें सौंपता हूं और वो आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल भी एक क्लास करवाई थी मॉक टेस्ट के माध्यम से, उसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन लगभग उसी टाइप के थे, क्योंकि हमने पिछली 6 शिफ्ट को एनालाइज किया था, जिसके बाद एक नई मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस उस मॉक टेस्ट में डाले थे। इसी विहार पर हमने जो आज कंप्लीटली तीनों शिफ्ट्स को देखा है, उसी आधार पर जो नए क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो कि कल परसों के आप लोगों के शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हमने बनाए हैं। और आज जो भी आप लोगों के प्रश्न आए हैं उन सभी को एनालाइज भी करवाऊंगा। साथ ही साथ शिव सर हैं जो आपको जीके के कंप्लीटली क्वेश्चंस एनालाइज करवाएंगे। तो ये माइक मैं शिव सर को देना चाहूंगा। बिल्कुल। आज हम सारे करंट के क्वेश्चन आप देखेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये हमने सेंटरों से जाकर के लाइव लिए हैं। बिल्कुल वहां से एक एक डाटा, एक एक क्वेश्चन को हमने वहां से लिया है। कौन सा रीजनिंग से क्वेश्चन आया है, कौन सा मैथ से क्वेश्चन आया है, कितने क्वेश्चन करंट से। जो 45 क्वेश्चन जीके और करंट से पूछे जा रहे हैं, साइंस से पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। बस आप जुड़े रहो हमारे साथ में। और शुरुआत हमारी मैथ से होती है। मैथ से होती है हमारी शुरुआत, और उसके बाद में रीजनिंग, फिर मैं आपके लिए करंट के और जीके के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो सभी लेके आ रहा हूँ। तो आ जाइए सब लोग, आइए गणित की चर्चा करते हैं। ओके सर, सर आपका इंतजार रहेगा अभी थोड़ी देर बाद मुझे। मैं आइए गणित की चर्चा आपसे करता हूं। तो शुरुआत करता हूं बिना किसी लाग लपेट के कि जो कुछ चैप्टर्स आपको आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के अंदर मालूम है, उसमें जो तीनों शिफ्ट्स का अगर एवरेज लिया जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, उन सबका एक एवरेज निकालें, तीनों शिफ्ट्स का एक निचोड़ निकालें चैप्टर वाइज, तो संख्या पद्धति से एक सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिला, लैसे मैसे से मिला, सरलीकरण से मिला, प्रतिशतता से 2 शिफ्ट एवरेज मिले, लाभ हानि से 1 मिला, बट्टा से 1 सवाल, चक्रवृद्धि से 2, साधारण से 1 सवाल, समय कार्य से 2 सवाल, नलहौदी से 1 प्रश्न, अनुपात समानुपात से 1 सवाल, साझेदारी से 1 सवाल, टाइम डिस्टेंस स्पीड से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, रेलगाड़ी से 1 सवाल मिल रहा था, नावधारा से आज भी कोई सवाल देखने को नहीं मिला, औसत से 1 क्वेश्चन मिल रहा था, डीआई से आज भी सवाल देखने को नहीं मिला, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से सवाल बन रहा था, एक सांख्यिकी से आज 1 क्वेश्चन देखने को मिला, 27-28 तारीख को नहीं मिला था। तो आज ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बताऊंगा क्या सवाल था और कैसे अगली शिफ्ट्स में पूछा जा सकता है। ज्योमेट्री से भी सवाल देखने को मिला, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चंस मिल रहे थे हर शिफ्ट्स में, और त्रिकोणमिति से भी 2 सवाल मिल रहे थे। आइए सवाल कुछ आपको दिखा दूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस थे। मैंने सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। बहरहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर लेवल की बात करें तो शिफ्ट 1 में आज जो क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल इजी था। जो शिफ्ट सेकंड थी वो इजी से थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ, थोड़ा सा कठिन की तरफ। इजी प्लस का मतलब है इजी से थोड़ा सा कठिन की तरफ है, प्लस का मतलब आप अदरवाइज मतलब ना कि बहुत इजी है, ये इजी से थोड़ा कठिन की तरफ है। और शिफ्ट थर्ड में भी इसको मॉडरेट नहीं कह सकते, मतलब इजी ही कहेंगे, लेकिन इजी से थोड़ा सा कठिन की तरफ है। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं, एवरेज मार्क्स, तो शिफ्ट 1 के अंदर ऑन एन एवरेज 21 मार्क्स एक सामान्य बालक के बन रहे हैं, शिफ्ट 2 के अंदर 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज बन रहे हैं, और शिफ्ट 3 के अंदर भी 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज बन रहे हैं। अगर आप जो आज सभी शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सबका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स, DIWAKARCHAUDHARY मैथ्स, इस YouTube चैनल पर जाइएगा
और यहां पर मैं आज सभी प्रश्न जो आज 1 दिसंबर को पूछे गए उसका वीडियो 7 बजे डाल चुका हूं, तो वहां आप उसको देख सकते हो। इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो सेम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल पर। आइए चालू करते हैं कि क्या क्या मुख्यतः प्रश्न आज पूछे गए। तो एक प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा गया प्रतिशतता से कि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, 30% घटाया जाता है, फिर संख्या 350 हो जाती है। तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 40% तो हो गया बेटा 2/5, यानी 5 से संख्या 7 हो गई। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 से संख्या फिर 7 हो गई। तो 5 10 50 गुणा कर देंगे, 7 7 49। ये मूल संख्या, ये परिणामी संख्या। मूल संख्या 350, 49 का मतलब दे रखा है 350। तो 50 का मतलब है 49 अगर 350 तो 50 तो 350 से ज्यादा आएगा। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया कि 4 अनुपात 7 के अनुपात में गुणनफल 31 36 है। तो पहली संख्या मैंने 4x मान ली, दूसरी संख्या मैंने 7x मान ली। तो 4x का गुणा 7x का जो गुणनफल आएगा वो 31 36 आएगा। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे और आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 7x में x का मान रख के अपना उत्तर आ जाएगा। अगला कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कार्य समय से मिला। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है। जो ये ए है और ये बी है, यानी अगर इसकी 100 है तो इसकी 150 है कार्य करने की क्षमता। तो क्षमता का अनुपात बेटा कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3:2 आ गया। दोनों मिलकर 10 दिन में कर पाते हैं। दोनों मिलकर 3 और 2 5 5 काम कर रहे हैं। तो वर्क कितना हो गया भाई? मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं तो 5 इस हिसाब से 50 काम हो गया। अब ये जो 50 काम है ये करवाना है हमको बी से। तो बी एक दिन में 2 करता है, तो 50 को कितने दिन में करेगा? तो 50/2 25 दिन में करेगा। तो ये डिटेल्ड में मैंने आपको वहां बता रखा है कि वहां पूरा आराम आराम से एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपको कराया। तो वहां जाके डिटेल में देख सकते हैं जो बालक थोड़ा सा धीरे समझ पाते हैं। 2000 रुपया 10% की ब्याज की दर है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो बेटा 10% का इफेक्टिव रेट 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 21%। कैसे निकालते हैं? 10 + 10 + 10 × 10/100 इस प्रकार से निकालते हैं तो 21% आ जाएगा। 2000 का 21% निकालिए, 420 सवाल का उत्तर आपके पास में होगा। एक क्वेश्चन ये देखिए, 48 72 108 एलसीएम ज्ञात करना था। 432 एलसीएम आएगा। कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से? आप देख सकते हैं। चलिए 20% 30% दो क्रमागत इनके बराबर समतुल्य बट्टा क्या हो सकता है? ये सवाल पूछा गया। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20 + 30 - 20 × 30/100। अगर ये सारी की सारी जो प्रतिशत मान है बटे में होते या 2 के जगह 3 छूट होती तो किस तरीके से किया जाता? तो मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन वहां करा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मैंने कहा 6 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क जो है मेरा, टोटल जो वर्क है बेटा इस सवाल के अंदर आप देखिए कह रहा है 6 तो मेल और 8 वोमेन कर सकते हैं 9 दिन के अंदर। तो मेल कह रहा है 1 यूनिट के बराबर है, फीमेल 0.75 यूनिट के बराबर है। तो मेल हो गया बेटा 1 यूनिट प्लस फीमेल हो गया 0.75 यूनिट और कुल मिला के ये वर्क आ जाएगा 9 दिन का। तो ये आ गया 6, इसकी गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 9 की गुणा 6 6 12 108 आपका टोटल काम आ गया। ये काम आपको कराना है 9 पुरुषों से, 9 मेल से ये काम कराना है। 9 मेल कितने दिन में करेंगे? काम कितना है? 108। तो बेटा मेल की वैल्यू एम की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो 9 × 1 9 हो जाएगा। तो 9 का भाग 108 में लगेगा तो 12 आ जाएगा। 12 दिन सवाल का उत्तर है। इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, तो 12 इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। अब एक ये सवाल पूछा गया, शिफ्ट 1 में ही पूछा गया कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, उसके सीपी क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। यानी अगर ये 100 है तो एसपी 125 है, यानी 25% ज्यादा है, जिसका रेशियो आप कितना कर सकते हैं? 25 × 5 125 25 चौक 100। सवाल में विक्रय मूल्य 750 कह रहा है, यानी 5 का मतलब 750 है। 150 गुना हो रहा है ना, तो आप इसको भी 150 गुना कर दीजिए तो 15 चौके 60, 600 सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो आपका सी उत्तर एकदम सही है। आप ये देखिए एक सवाल पूछा गया कि cos थीटा बराबर 1/2 है तो sec थीटा का मान कितना होगा? बेटा cos थीटा sec थीटा में संबंध ये होता है कि अगर cos थीटा 1/2 है ना तो sec थीटा 2/1 हो जाएगा। यानी cos थीटा का ठीक उल्टा उसका आप इनवर्स कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दीजिए तो sec थीटा का मान निकल जाएगा। तो 1/2 को आप 2/1 कर देंगे, यानी 2 सवाल का सही उत्तर है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। बेटा परिधि होती है 2πr, 2πr बराबर कह रहा है 44। पाई की जगह अगर आप 22/7 रखें तो r का मान आ जाएगा बेटा 7। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सवाल का उत्तर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, जो कि आपका एकदम सही उत्तर है, जो कि बी आपका ऑप्शन होगा और यह एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहें तो कह रहे 15 बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, अध्यापक का वजन भी जोड़ लें तो 42 हो जाता है। तो 15 का तो 40 है, जब वो 16वां आया तो औसत 42 हो गया, यानी उसने 16 लोगों का औसत जो है 2 किलोग्राम बढ़ा दिया। अगर 16 लोगों का औसत 2 किलोग्राम बढ़ाएगा तो उसको 32 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी उसका वजन जो है
उस 42 जो औसत आ रहा था उस 42 से 32 किलोग्राम ज्यादा है, तो 74 आपका उत्तर आएगा सवाल का। जो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो ई ऑप्शन लगा के 74 कर लो, यानी जो औसत है वो 42 हो गया, यानी इसने सबका 2-2 किलोग्राम बढ़ा दिया। तो 16 दूनी 32, अगर सबका 2-2 किलोग्राम बढ़ाया तो जो उसका वजन होगा बेटा वो उसके वजन में आप 32 किलोग्राम 40 में जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, जितना भी आपका उत्तर बनेगा। ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, बताइए दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो 12-15 का रेशियो आ जाए, लेसे आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, दोनों मिलकर कितने में करेंगे बेटा 60 में 5 4 9 का भाग लगा दो तो 20/3 यानी 6 सही 2/3 आपके सवाल का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो एक बार, एक टैंक 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है, एक लीकेज है उसमें जो 20 घंटे में खाली कर सकता है। मान लो उसकी क्षमता 20 है, 20 लीटर पानी आता है, तो ये भरता है 1 घंटे में 2 लीटर, ये खाली करता है 1 लीटर। कह रहा जब टैंक आधा भरा होता है, टैंक में 20 लीटर पानी आ रहा है तो आधा भरा होगा मतलब 10 तक, जब 10 लीटर भरा था तब तक केवल ये चल रहा था, ये चल रहा है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, यानी जब इसने आधा भरा होगा तो आधा इसने 5 घंटे में भर दिया होगा। बाकी बचा कितना बेटा 20 आता है, आधा भर गया, बानी आधा 10 बच गया, तो ये भी चालू हो गया, ये 2 भर रहा है, ये 1 खाली कर रहा है, इसका मतलब क्षमता 1 आ गई। तो इसका मतलब अब जो बाकी टाइम लगेगा वो 10 घंटे का लगेगा, 5 घंटे ये 10 घंटे टोटल 15 घंटे हो गए। सवाल का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और ये एकदम सही है। आगे कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 550 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। 54 का मतलब बेटा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल है 15, दूरी बेटा दोनों को जोड़ देंगे 200 को और 550 को। जब भी रेल किसी ऐसी विषय वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई नगण्य नहीं मान सकते तो दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ करके दूरी निकाली जाती है। तो 200 और 550 मिलकर 750 हो गया और अपॉन टाइम निकल जाएगा, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी बेटा 50 सेकंड, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो आपको संख्या बतानी है। तो पहली संख्या याद रखो इस बात को कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम बेटा अनुपात 3-4 का है, तो मैंने पहली संख्या 3x और दूसरी 4x मान ली। तो एलसीएम दे रखा है बेटा 36, एचसीएफ दे रखा है 3, तो यहां से आप इनकी जब गुणा करेंगे 3x 4x की, 3 चौक 12 तिया 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो x का मान आ जाएगा 3। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बेटा 4 यानी 4x आपको बताना है। तो 4x में जो है आप x की जगह 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीनों शिफ्ट्स के अंदर आज एक सवाल बड़ा कॉमन था जो अलजेब्रा से पूछा गया कि ये एक इस समीकरण का गुणनखंड है तो k का मान कितना होगा। अगर ये समीकरण का गुणनखंड है ना बेटा तो जो 3x - 6 वो 0 के बराबर होगा। तो आप यहां x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3 2 आ जाएगी। इस 2 को आप इस समीकरण में रख देंगे बेटा, 2x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 और माइनस k और बराबर 0। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया, 10 ये हो गया, माइनस k बराबर 0। तो k का मान जो आ जाएगा 18 आ जाएगा, k का मान बेटा 18 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन बेटा आज स्टैटिक्स से बड़ा कॉमन था, पूछा गई थी माध्य का, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कल को आपके पेपर में कुछ भी आए तो आप निकाल सकते हैं, माध्य का, बहुलक, माध्य परास, मीडियन मोड, मीन और रेंज, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं ना प्यारे बच्चे, तो पहले इन दे आंकड़ों को आप आरोही क्रम में रख लो बेटा। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा 0, फिर उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 9। कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे आ गए। मीडियन मतलब बीच वाली संख्या, तो बेटा इधर से आप 1 2 3 1 2 3, ये बच के बीच में 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ के आधा कर दो तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 4 2 6 का भाग 3 आ जाएगी। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, 0 1 बार आया, 1 2 बार आया, बाकी सब 1 1 बार आए, तो एक ऐसी संख्या जो 2 बार आई है तो ये बहुलक है। मीन मतलब इन सबका औसत, माध्य जब भी पूछे तो वो सबका औसत होता है, तो इन सबको जोड़ो और 8 का भाग कर दो क्योंकि ये 8 आंकड़े, तो 0 + 1 + 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 9 29 हो गया। टोटल आंकड़े 8 है तो 29/8 आ जाएगा। अगर रेंज निकालनी, रेंज मतलब होता है जो आंकड़ों में सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा है उसकी दूरी है। सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा 0 है, बेटा रेंज आ गई इसकी 9। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आज गणित के अंदर पूछे गए थे और आप इन सभी क्वेश्चन को समझ और देख पा रहे हैं। अब आपको रीजनिंग सर आएंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग से, जिनकी सहायता से आपको कल और या आने वाले समय में लाभ पहुंचेगा। तो मैं स्वागत करता हूं रीजनिंग सर का। सर आप प्लीज बताइए। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, एकदम जोरदार जबरदस्त होंगे। तो अभी इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज रीजनिंग का पैटर्न क्या रहा है आरआरबी ग्रुप डी का। तो आप सभी इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए।
सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में ये बताता हूं कि अगर 3 शिफ्ट की बात करता हूं मैं, तीनों शिफ्ट की, तो उन तीनों शिफ्ट के अंदर जो प्रश्नों का लेवल रहा है वो किस तरह का है। तो अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं और सेकंड शिफ्ट की बात करता हूं और थर्ड शिफ्ट की, तो आप ये मान के चलो कि रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, एक भी। अगर मैं बात करूं ना नंबर सीरीज की, या मैं बात करूं एनालॉगी टॉपिक की, तो उससे भी इतने आसान आसान क्वेश्चन बन रहे हैं कि आप एक नजर में देखते ही सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने 2-3 महीने भी रीजनिंग को दिए हैं तो। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं तो एक अलग बात है, अन्यथा आप लोग थोड़ा सा भी आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आप लोगों को इजी ही लगने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट शिफ्ट भी इजी है, सेकंड शिफ्ट भी इजी है, और थर्ड शिफ्ट भी इजी है। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम, इजी टू डिफिकल्ट नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हैं या मॉडरेट हैं, जैसे आपका पजल का क्वेश्चन हो गया या सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि 4-4 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें क्या कि एक क्वेश्चन कठिन है, बाकी 2 क्वेश्चन इजी हैं, इस तरीके से हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि टोटली अगर मैं बात करूं ओवरऑल इन टॉपिक्स की, तो जो मेन मेन टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, अगर आप अभी भी थोड़ा सा समय देकर के इनको क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आने वाली शिफ्ट में आपका बहुत अच्छा स्कोर रीजनिंग के अंदर हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और न केवल कोडिंग डिकोडिंग, 2-3 टॉपिक ऐसे मैं बताता हूं आपको। देखो, एक तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एक आप लोगों का एनालॉगी टॉपिक हो गया जो कि यहां पर लिखा हुआ नहीं है। एनालॉगी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं साथियों, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट के अंदर, 3 किसी किसी के अंदर 4-4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, एक एक टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन। तो आप देखिए दोस्त, क्या लेवल है रीजनिंग का। रीजनिंग एक एक टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन आने का मतलब यह है दोस्तों कि आपकी रीजनिंग एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का कंडीशनल कोडिंग का है, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग को आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका चाइनीज कोडिंग का है, चाइनीज कोडिंग का है। एक क्वेश्चन आप लोगों का लेटर कोडिंग का है, लेटर कोडिंग का है। नॉर्मली जैसे या तो फॉरवर्ड पैटर्न का हो, या फिर क्रॉस पैटर्न का हो, या फिर रिवर्स पैटर्न का हो, लॉजिकल पैटर्न हो, ऑपोजिट पैटर्न हो, इनमें से कोई भी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करता हूं सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर 2 ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं केवल। या तो व्यक्ति सर्कल के अंदर बैठा हुआ है, 5 व्यक्ति या 7 व्यक्ति सर्कल में बिठाएगा, सबके फेस अंदर की तरफ है, बाहर का अभी तक कोई क्वेश्चन एक सिंगल भी नहीं आया जिसमें बाहर की तरफ फेस करके हो, सबके केंद्र की तरफ फेस है, और केंद्र की तरफ यानी कि ए की तरफ फेस है तो इजी है क्वेश्चन। अगर फेस बाहर भी हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तब होता है जब कुछ लोगों का फेस अंदर हो, कुछ का बाहर हो। ऐसा क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक वगैरह में, आने वाले समय में हो सकता है पूछे जाए, बट अभी ग्रुप डी में तो नहीं पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी वगैरह में हो सकता है पूछ लिए जाएं। इसके बाद बात करता हूं मैं सीरीज की, तो सीरीज के अंदर अगर बात करते हैं, हाँ, अगर सीटिंग अरेंजमेंट में रह गया, एक टाइप होता है आप लोगों का कि उत्तर की तरफ फेस करके कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, ए बी के बाएं हैं, डी सी के दाएं हैं, इस तरह के प्रश्न भी बन रहे हैं। इसके बाद बात करता हूं सीरीज की, तो सीरीज के अंदर क्या है, अगर आपको स्क्वायर, आपको क्यूब, टेबल आपको सही ढंग से याद है तो डेफिनेटली बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा सीरीज के अंदर। नंबर सीरीज थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बाकी लेटर सीरीज में तो कोई इशू है ही नहीं। इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनमें मिक्स कोड, मिक्स अल्फाबेटिकल सीरीज के भी है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आपके सामने लेटर भी होंगे, नंबर भी होंगे, और कुछ सिंबल्स भी दे रखे होंगे इस तरह के। स्लॉज्म टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन है, और कई शिफ्ट में 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने, कई शिफ्ट में 3 स्टेटमेंट वाले बने, बट इजी क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, और मैं बात बता दूं, ब्लड रिलेशन में पजल वाले क्वेश्चन सबसे कम बन रहे हैं, यानी ए बी का भाई है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी का भाई है, उस तरह के प्रश्न देखे हो तो आपने, इस तरह से लिखा होता है ए हैशटैग बी। इस तरह के जो प्रश्न हैं उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो ये बन ही रहा है। फिर उसके बाद में है पॉइंटिंग वाले, इशारे करने वाले, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, ये क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। इसके बाद पजल का तो मतलब किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन है, और अन्यथा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कोडेड रिलेशन से ही है। फिर उसके बाद में बात करता हूं मैं डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन टेस्ट में भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। व्यक्ति उत्तर की तरफ चलता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, इस तरह से अब उसका चेहरा किस दिशा में, बड़ा इजी से क्वेश्चन है। फिर पजल की बात करते हैं। देखो पजल के अंदर और सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जैसे 2 से 3 क्वेश्चन है यहाँ, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आ जाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन इजी है।
ऐसी पजल के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, हालांकि एक ही क्वेश्चन होगा, एक होगा तो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, 2 होंगे तो एक मॉडरेट, एक बहुत इजी होगा। इस तरीके से यानी आपका टाइम भी तो मैनेज करना है इसी सेक्शन के अंदर कंप्लीटली, मैथ्स भी है, जीएस भी है, सबको देखना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन 2 से 3 आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद में वेन डायग्राम, वेन डायग्राम 1 से 2 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब जैसे कथन कार्यवाही हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन पूर्व धारणा हो गया, कॉज एंड इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, कारण प्रभाव, ये भी टॉपिक हो सकता है ना। इनसे संबंधित 2 से 3, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी पैटर्न ठीक ठाक आ रहा है एग्जाम में। इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, हालांकि नॉन वर्बल का एक बहुत बड़ा रोल नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग से बन रहे हैं, बस इतना सीरीज से बन रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसको तो आप ना भी पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी समय आपने दिया है नॉन वर्बल को। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन है। 30 में से करीब करीब बता रहा हूं आपको, जिन्होंने 3 से 4 महीने रीजनिंग को दिए हैं उनके 30 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 कम हो सकता है, अन्यथा स्कोर बहुत ही अच्छा है। आज की शिफ्ट के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्नों को कंप्लीटली मैं आज रात को 8:30 बजे से रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर के एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप सभी लोग उस चैनल पे जुड़िएगा। चैनल का नाम है रीजनिंग बाय विवेक सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद इतना ही इस वीडियो में रखूंगा। मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे जीएस की फैकल्टी श्रीमान शिव नारायण जी को, और वो आकर के आपको बताएंगे कि जीएस के क्वेश्चन किस तरह के आपसे आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। लीजिए सर। थैंक यू सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ। मैं आपको बता दूं कि साइंस में और करंट में क्या क्या पूछा जा रहा है, एक बार देखो। आओ, चलो ज्यादा बातें ना करते हुए देखो। जीके में एक तो तुम्हारे साइंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे? 25 क्वेश्चन, ठीक है। और करंट की बात करोगे तो करंट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20। टोटल मिलाकर के अगर इन क्वेश्चनों की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन हमारे इस एग्जाम में आ रहे हैं। और इसमें से करंट में आपको मैं बता दूं, जो जीके का नाम रखा हुआ है, यहाँ जीके जीएस का जो नाम रखा हुआ है, जीके जीएस का, और इसमें बहुत सारे टीचर ये बता रहे हैं आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल एनालाइज करके एग्जाम सेंटर से एनालाइज करके लेके आया हूं। ये आप मेरे साथ में देखोगे, मैं सब बिल्कुल एग्जाम सेंटर से लिख लिख के लेके आया हूं एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सीधा के सीधा करंट से 20 के 20 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, करंट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एनटीपीसी में अगर आप जाओगे तो एनटीपीसी में भी आपके 14 से 15 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, 14 से 15 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में करंट के क्वेश्चन पूछे गए। अगर यहाँ साइंस की बात करते हो तो साइंस में अगर बात करोगे तो बायो से क्वेश्चन देखने को आज ज्यादा मिले हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से देखने को मिले हैं। अगर फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनसे भी, मतलब आज की बात करेंगे, आज की एग्जाम की डेट की बात करेंगे तो बायो से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं अगर इनकी बात करते हैं तो इनसे लगभग कितने 7 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स से और 7 क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और मैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके भी आया हूं एग्जाम सेंटर से, जो बच्चों ने बिल्कुल मेरे को वहां बताए हैं, ठीक है। देखो एक बार, चलो देखो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है करंट से, एक क्वेश्चन करंट से ये पूछा गया है आपसे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे, और इसके अध्यक्ष है कौन? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा स्कोर किसने किया है? आईपीएल 2025 से क्वेश्चन पूछा गया, और इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पर्पल कैप किसे मिला है? पर्पल कैप को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा है। तो वही शर्मा जी आजकल बहुत अच्छा स्कोर बना रहे हैं, तो इसके कौन हो जाएंगे आपके? अभिषेक शर्मा। कौन है बच्चे इसके? अभिषेक शर्मा, ठीक है। तो आईपीएल में जो सबसे बड़ा स्कोर किया है वो किसने किया है? अभिषेक शर्मा ने। और इन्होंने 55 गेंदों में कितने? 55 गेंदों में
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्योंकि टीसीएस कुछ भी पूछ रहा है, 55 गेंदों में 141 रन का स्कोर किया है, 55 गेंदों में 141 रन का स्कोर किया है। अगर यही दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा बच्चा कौन सा हो जाएगा? सेकंड कौन है? ऋषभ पंत। दूसरे कौन है? ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने 61 गेंदों में कितने? 118 रन बनाए। ऋषभ पंत की बात करोगे तो ये लखनऊ से हैं। कहां से? लखनऊ टीम से। और अभिषेक शर्मा हैदराबाद टीम से खेलते हैं। कौन सी टीम है? हैदराबाद। ठीक है, विजेता भी पूछ लिया गया है। विजेता नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है शायद 27 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था। बेंगलोर में जहां आरसीबी ने जो क्या किया था, वहां जो अपना सेलिब्रेशन किया था, वो कौन सा स्टेडियम था? तो वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम था बेंगलोर का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 के अपने फैसले में सिविल जज जैसे प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए कम से कम कितने वर्ष की सक्रिय वकालत होनी चाहिए? तो इसका आंसर बच्चे कितना है? 3 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार 5 स्टार दोगे। और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है आपसे, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार रैंकिंग में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बच्चा इसका जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो 68.38 के रैंकिंग के साथ नंबर लेकर के 100 में से 68.38 लेकर के नंबर रैंकिंग लेकर के प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन क्या पूछे गए। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जनरल पूछे गए। कौन पूछे गए? तो इसके कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और एक सैन्य अभ्यास से पूछा गया है। किससे? सैन्य अभ्यास से, वरुण सैन्य अभ्यास। तो ये किस किस के बीच होता है? भारत और फ्रांस के। किस किस के बीच होता है बच्चे? ये भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सा? भारत और फ्रांस के बीच में। कब से होता है ये? 1993 से होता है। और वरुण के साथ साथ गरुण भी इसी के साथ में होता है। कभी आगे पूछ ले तो गरुण सैन्य अभ्यास भी किसके साथ होता है? हमारा फ्रांस के साथ ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, 10 किलोमीटर दौड़ में 27.27 सेकंड का समय किस भारतीय एथलीट ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन है बच्चे? ये गुरबीर सिंह है। कौन है? गुलबीर सिंह। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इनका जो स्थान है वो कौन सा है? छठा स्थान है। इनका स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। अगर एशिया में बात करते हो तो एशिया में मतलब इस रेस में इनका छठा स्थान था। इस रेस में इनका छठा स्थान था। अगर एशिया में बात करते हो तो इनका एशिया में तीसरा स्थान है। अब कौन सा है ये? तीसरा। तो एशिया में कौन सा स्थान है इनका? तीसरा। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ये अर्जुन पुरस्कारों से पिछले भी एक क्रिकेट से लेकर के पूछा गया था, जो आर अश्विन को क्रिकेट में मिला है अर्जुन पुरस्कार। वहीं से यहां से एक क्वेश्चन मुक्केबाजी से पूछा गया है। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार मिला है 2025 में, 2025 लिख लेना, तो ये किसे मिला है? स्वीटी बोरा को। स्वीटी बोरा एक मुक्केबाज है, उन्हें ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 2025 में जेंडर गैप में प्रथम स्थान पूछा गया है, तो प्रथम स्थान किसे मिला है? आइसलैंड को। प्रथम स्थान आइसलैंड को। और भारत का स्थान इसमें कितना है? 131वां। भारत का स्थान कितना है? 131वां भारत का स्थान है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे मैं बिल्कुल एग्जाम सेंटर से लेकर के आया हूं। ठीक है, आओ आगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, जून 2025 में किस देश ने, उसमें ऑप्शन दिए थे आपको, भारत, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। तो जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो भारत ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत ने। और भारत ने भी कहां? विशाखापट्टनम में। कहां? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में बच्चा ये जो बात चल रही है वो जून की 21 जून की बात चल रही है। किसकी चल रही है? 21 जून को योग दिवस पर। कब? योग दिवस पर। तो योग दिवस पर 21 जून, ये डेट नहीं दी थी उसने,
लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं ये 21 जून को 3 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और वो विशाखापट्टनम हैदराबाद में इकट्ठे हुए थे ये सभी लोग, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये सब आंध्र प्रदेश में 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया है जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनमें उपचुनाव को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। 5 राज्यों में पहले तो उपचुनाव हुए हैं, विधानसभा 5 राज्यों में हुए हैं, 5 सीटों पर ही हुए हैं। उसमें से गुजरात को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 कौन विजेता है? तो इसके विजेता हैं बच्चे कौन? राजेंद्र चावड़ा। इसके विजेता हैं कौन? राजेंद्र चावड़ा। और रमेश चावड़ा को इन्होंने हराया है और ये बीजेपी से विधायक है। किससे? बीजेपी के विधायक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है किसको हराया है, तो वो रमेश चावड़ा को हराया है। हराया किसको है? तो ये तो विजेता हो गए। हराया किसको है? रमेश चावड़ा को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक ये पुरस्कार से जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके जो विजेता हैं वो कौन है? लियू जियान, जो कहां से हैं? चीन से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। आओ आगे। अच्छा, ये साइंस के क्वेश्चन है बच्चे। यहां से कुछ ये वो करंट के क्वेश्चन थे, ये कुछ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है। एक तो आपसे फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है, और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है क्या? ये इस तरीके से ऑप्शन थे उसमें, HCOOH। ठीक है, आणविक सूत्र की बात करोगे तो इसका कितना हो जाएगा? CH2O2। ठीक है, एक ऑप्शन दिया था उसमें से कि इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था कौन सा तुम्हारा? Na2CO3। ठीक है, कार्बन यौगिक कौन से बनते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं के साथ बने, कार्बन प्लस हाइड्रोजन बंध के साथ बनेंगे, वही क्या होंगे? तुम्हारे कार्बनिक यौगिक होंगे। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड के साथ नहीं बनता है, इसलिए इस ऑप्शन में यही ऑप्शन था तुम्हारा, और यही ठीक हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे। 20 न्यूटन का बल है 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर, यानी कि ये न्यूटन ये एफ हो गया, बल हो गया ये हमारा। 4 किलोग्राम के ब्लॉक यानी कि ये हमारा मास हो गया, द्रव्यमान पर कार्य करता है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में, शुरू में जो प्रारंभ अवस्था में है, अर्थात ये यू जो है हमारा ये 0 हो गया, और बल 5 सेकंड तक, यानी कि टाइम हमारा 5 सेकंड हो गया, लगाया जाता है। तो अंतिम चाल बतानी है। को क्या बताना है बच्चे? अंतिम चाल बताना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है वेलोसिटी का, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, हमारे पास में है क्या क्या? u है, t है, a निकालना है, और a का मतलब होता है बच्चे त्वरण। तो त्वरण निकालोगे, जब त्वरण निकालोगे तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन m। तो F कितना है हमारा? 20, और m कितना हो गया? मास कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया हमारा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर त्वरण का 5 मीटर वर्ग सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमारी क्या निकल के आ गया? ए निकल के आ गया ये। और बस इस पुट कर दो, u की वैल्यू 0 है, u की v बराबर 0 प्लस 5 इंटू 5, t क्योंकि हमारा ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 25 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक पूछा था कौन सा विलयन अम्लीय है। अम्लीय विलयन कौन से होते हैं? जिनका 7 pH से जो नीचे पाए जाते हैं, 7 pH से नीचे वाले क्या हो जाते हैं? अम्लीय हो जाते हैं, और इससे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार देखना था, उसमें कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, उसके अनुसार ही हमें देखना था। एक क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है? एक ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित होती है तो अशुद्ध
किस में विलीन होता है? अशुद्ध धातु होगा बच्चे, इसमें अशुद्ध धातु, इसमें होगा अशुद्ध धातु किस में विलीन होता है? तो ये जो विलीन हो जाएगा वो एनोड में हो जाएगा। किस में? इस तरीके से ये ऑप्शन थे आपके, एनोड, कैथोड, बोथ। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, समबार आइसोबार के गुणधर्म क्या होते हैं? ऑप्शन के अनुसार हमें उसमें ढूंढना था कि आइसोबार कौन सा गुणधर्म रखता है, कौन सा गुणधर्म नहीं रखता है। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शक्ति का सूत्र पूछा गया है, शक्ति का फॉर्मूला पूछा गया है, जो क्या होता है? शक्ति बराबर पावर बराबर W अपॉन टी। क्या होता है बच्चे? W अपॉन टी, यानी कि ये W बराबर वर्क और T बराबर टाइम। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे? अवतल दर्पण से। एक क्वेश्चन अवतल दर्पण से पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है आपका, एक क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया है आपका अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से फॉर्मूला बेस्ड पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कुछ मैं बता दूं आपको, जैसे एफ जो फोकस दूरी दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। और आपको जो यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है आपको? तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब है वो ज्ञात करना है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण पे बात करोगे तो जो भी दूरियां दी जाती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव में हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती हैं। जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब ऋणात्मक हो जाती हैं। यानी कि जो एफ बराबर फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दी है, ये कितनी हो जाएगी? -15 हो जाएगी। जो यू दिया है आपको, ये भी क्योंकि बात कौन से दर्पण की चल रही है? अवतल दर्पण की। अगर अवतल दर्पण पे बात करोगे तो सारी दूरियां क्या हो जाती हैं आपकी? नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो बस फॉर्मूला रखना है आपको, एफ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो v निकालना है इसमें, तो प्रतिबिंब निकालना है, मतलब v निकालना है। ये सारी वैल्यू यहां पुट करोगे तो जो भी बन के आएगी, तो इसका जो फाइनली आंसर बनेगा वो पुट करके देख लेना आप, कितना बनेगा? -30 सेंटीमीटर इसकी फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं बायोलॉजी से बता दूं आपको, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं। लाइसोसोम का कार्य पूछा गया है, एक तो लाइसोसोम का कार्य पूछा गया है, लाइसोसोम का कार्य। ठीक है, कोशिका का पाचन करना होता है। क्या होता है बच्चे? कोशिका का पाचन करना, पाचन करना। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रिज्म से लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिज्म से लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन नहीं पता है क्या पूछा है। एक पूछा गया है शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या है? शुक्र वाहिनी का मुख्य कार्य, शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य। ठीक है, शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चे? शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, शुक्राणुओं को विसरण के माध्यम से, विसरण के माध्यम से, विसरण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी का काम होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। और एक पूछा गया है आपसे, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पूछा गया है कि नाभिक में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन था। तो उसमें दिया गया है 11 प्रोटॉन दिए गए थे, 11 प्रोटॉन दिए गए थे और 12 इलेक्ट्रॉन नहीं, 12 क्या दिए गए? न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन दिए गए हैं। इस तरीके से पूछा है कि नाभिक में कितने द्रव्यमान संख्या पूछा गया है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जब बताओगे तो न्यूट्रॉन प्लस नाभिक में जो क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, उसी में क्या हो जाते हैं हमारे? द्रव्यमान संख्या हो जाती है। तो 11 + 12 बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है। एक बोहर के मॉडल से पूछा गया है, एक बोहर के मॉडल से पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है आपसे
बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पता है होनी चाहिए आपको, बाहरी चक्र में करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो गति करते हैं वो बाहरी चक्र में करते हैं, अर्थात ये कह सकते हो वृत्ताकार पथ पर, ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं। अर्थात मैं ये आपको थोड़ा सा व्यू दे दूं, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे जो गति करेंगे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ गति कर रहे होंगे, कहाँ कर रहे होंगे, यहाँ गति कर रहे होंगे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होंगे, हमारे यहाँ होंगे। तो इस तरीके से बाहरी वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, हमारे बोहर के मॉडल के अनुसार गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, एक यूएलआई की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लगभग 45 में से 30 से 35 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लगभग बता दिए होंगे, और बस एनालाइज करते रहो आप। इस तरीके से आपको इन टॉपिकों को ही पढ़ना है। तो मैं तुम्हें करंट के थोड़े से एक दो टॉपिक बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने। सबसे पहले तो आप साइंस पढ़नी है, आप 2018 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं उन क्वेश्चनों को रिपीट कर दो। 2018 में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन डिट्टो उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर करंट की बात करोगे तो स्पोर्ट्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और पुरस्कारों को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें तुम्हारे जितने भी पुरस्कार हैं, खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, चाहे फिल्म फेयर से पुरस्कार हैं, वहां से क्वेश्चन बनाए ही जा रहे हैं। पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ने, स्पोर्ट्स, पुरस्कार और तुम्हारे इंडेक्स से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, इंडेक्स से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है। और जहां भी तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के कोई भी चीज बन रही हुई है, और एआई को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, और हरित को लेकर के, मतलब ग्रीन वन से लेकर के जैव विविधता से लेकर के कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ये समझ लो कि कहीं भी किसी भी बुक में देख रहे हो तो वो क्वेश्चन 100% आना है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं फिर कल 2 दिसंबर के पेपर को लेकर के। नमस्कार।